हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग होम साइंस के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि आपके टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एड्रिनल ग्लैंड मानव शरीर में स्थित होती है। कहाँ पर स्थित होती है, ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन पीजीटी की प्रतियोगी परीक्षा में। तो ये आपको बताना है एड्रिनल ग्लैंड मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है। ऑप्शन है गुर्दे के ऊपर यानी किडनी, आमाशय यानी स्टमक के ऊपर, लीवर के ऊपर, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज के ऊपर। तो इनमें से सही ऑप्शन आपको बताना है। तो देखिए, जो एड्रिनल ग्लैंड है मानव शरीर में, ये कहाँ पर स्थित होती है, तो ये गुर्दे के ऊपर यानी किडनी के ऊपर स्थित होती है एड्रिनल ग्लैंड, जिन्हें हम अधिवृक्क ग्रंथियां भी कहते हैं। अब क्वेश्चन इसी टाइप के आपके पूछे जाएंगे, ज़्यादा टफ आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो इसको हम डिटेल में देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो देखिए, एड्रिनल ग्लैंड जिन्हें हम क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथियां कहते हैं। ये आपकी किडनी हो गई दोनों, ठीक है। जो दोनों किडनियां हैं इनके ऊपर यहाँ पर ये टोपी जैसी जो संरचना है, इसी को क्या कहते हैं, एड्रिनल कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक वृक्क शीर्ष पर पीले भूरे रंग की 4 से 6 ग्राम की टोपी के समान अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि लगी हुई होती है। एड्रिनल ग्लैंड लगी हुई होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथियां कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। 4 से 6 ग्राम की होती है और टोपी के समान इसकी संरचना होती है। तो ये यहाँ पर पिक्चर में आपको देख पा रहे होंगे, समझ आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है इसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एड्रिनल ग्लैंड जो कि टोपी जैसी संरचना है किडनी के ऊपर, इसके भी 2 भाग होते हैं। एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, दूसरा होता है मेड्यूला, ठीक है। कभी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले कि एड्रिनल मेड्यूला कहाँ स्थित होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एड्रिनल ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ज़्यादा टफ यहाँ से क्वेश्चन डिटेल में नहीं पूछता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लार का पीएच किस माध्यम में क्रियाशील होता है। यहाँ पर आपसे लार का पीएच पूछा गया है, वो आपको बताना है। हल्के अम्लीय, हल्के क्षारीय, तीव्र अम्लीय या फिर सभी में। तो कैसा होता है लार का पीएच, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो लार है इसका जो पीएच होता है ये कैसा होता है, हल्का अम्लीय होता है। क्यों होता है इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो जो लार है यानी स्लाइवा है, इसका जो पीएच होता है हल्का सा अम्लीय होता है और इसका पीएच होता कितना है, तो 6 से 7 होता है, ठीक है। 7 से यदि कम हो पीएच तो उसे हम एसिडिक यानी अम्लीय कहते हैं। 7 हो तो उसे हम न्यूट्रल यानी उदासीन, और 7 के बाद जो आता है उसे हम क्या कहते हैं, क्षारीय प्रकृति का कहते हैं। तो लार का पीएच कैसा हुआ, हल्का सा अम्लीय होता है। आगे बढ़ते हैं। वह अंग जिसमें प्रोटीन का पाचन पूरा होता है। तो यहाँ पर प्रोटीन का पाचन पूछा है, किसमें पूरा होता है, तो देखिए ऑप्शन है मुखगुहा, आमाशय, आंत और मलाशय। तो देखिए, जो प्रोटीन है इसका जो पाचन पूरा होता है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। यहाँ पर प्रोटीन का आंशिक पाचन नहीं पूछा गया, पूरा पाचन पूछा गया। तो कहाँ पर होता है, आंत में होता है। जबकि यदि यहाँ पर क्वेश्चन ये होता कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है या आंशिक रूप से कहाँ पर होता है, तो आप ऑप्शन में आमाशय यहाँ पर टिक करते। लेकिन यहाँ पर पूछा गया प्रोटीन का पाचन पूरा होता है, तो कहाँ पर होता है, आंत में होता है यानी इंटेस्टाइन में होता है। और कहाँ पर होता है इंटेस्टाइन में भी, तो देखिए जब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुखगुहा से यानी माउथ कैविटी से शुरू होता है। वहाँ पर क्या होता है, टाइलिन एंजाइम होता है, जिसके बारे में हम लोग बार बार पढ़ते रहते हैं कि टाइलिन एंजाइम जो होता है ये क्या करता है, भोजन के स्टार्च को शर्करा यानी शुगर में बदल देता है। और इस कार्य को कौन करता है, इस कार्य को टाइलिन एंजाइम करता है, जिसे सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि इसका पाचन किस तरीके से होता है।
तो देखिए प्रोटीन का जो पाचन है आंशिक रूप से ये आमाशय यानी स्टमक से शुरू होता है। स्टमक में पेप्सिन एंजाइम होता है जो क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। फिर आंशिक रूप से तो कहाँ पर इसका पाचन हुआ, आमाशय में हुआ, स्टमक में हुआ, लेकिन पूरी तरीके से जो इसका पाचन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में होता है, जहाँ पर कई सारे एंजाइम होते हैं जैसे इरेप्सिन हो गया, आर्जिनेस हो गया। ये सभी कार्य क्या करते हैं, प्रोटीन के पाचन में मदद करते हैं। पूर्ण रूप से जो पाचन होगा वो कहाँ पर होगा, आंतों में होता है। तो ये चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। कार्बोहाइड्रेट का आपसे पूछे तो मुख गुहा से स्टार्ट होता है। फैट और प्रोटीन का आपसे पूछे तो आमाशय से स्टार्ट होता है, लेकिन पूरी तरीके से प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव मुख में लार ग्रंथियों की संख्या होती है, कितनी होती है? ऑप्शन है 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़े या फिर 4 जोड़े। तो मानव के मुख में लार ग्रंथियां यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं कितनी जोड़ी होती हैं? 3 जोड़े होते हैं। कौन कौन सी, इनके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए लार ग्रंथियां 3 होती हैं। सबसे बड़ी जो होती है वो कौन सी होती है? सबसे बड़ी वाली जो होती है वो होती है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, सबसे बड़ी होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी कौन सी होती है, बीच की कौन सी होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है, इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपसे सिंपल ही पूछे कि लार में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन एमाइलेज एक ही होते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है ऐसा ही क्वेश्चन आए। पीएच से आपसे पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि लार ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे बड़ी जो होती है कौन सी होती है, पैरोटिड होती है। ठीक है, बीच वाली जो होती है सब मैक्सिलरी ग्लैंड होती है, और सबसे छोटी जो होती है सबलिंगुअल होती है। ठीक है, तो तीनों जो होती हैं लार ग्रंथियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन बड़ी आंत का अंग नहीं है? ऑप्शन है सीकम, कोलन, इलियम, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है जो कि बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है? तो देखिए इसमें जो इलियम है ये इसका पार्ट नहीं होगा। इसको भी हम देख लेते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसमें कौन कौन से होते हैं, सीकम आपका हो गया, कोलोन आपका हो गया और रेक्टम। ठीक है, ये तीनों ही क्या है, बड़ी आंत के भाग होते हैं। इनको आप इंग्लिश में याद करके चलिएगा, क्योंकि हिंदी में जो लैंग्वेज है थोड़ी टिपिकल आती है। इंग्लिश में आपको पता होंगे तो आप कर ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ आपसे ये वृद्धांत्र इस तरीके से अमलाशय से नहीं पूछेगा। रेक्टम लिखा आएगा, सीकम लिखा आएगा, कोलन लिखा आएगा, तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपकी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। यहाँ पिक्चर में भी आप देख पा रहे होंगे, सीकम हो गया, ठीक है, रेक्टम और कोलन। ठीक है, तो यह हमने देखा। अब छोटी आंत की भी आपको पता होना चाहिए, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के भी पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है ड्यूडेनम, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रहणी या पक्वाश्य कहते हैं। ठीक है, जीजिनम और इलियम, ये सभी क्या है, छोटी आंत के पार्ट हैं। अब जो क्वेश्चन था इसमें पूछा था बड़ी आंत का अंग कौन सा नहीं है, तो इलियम जो कि छोटी आंत का पार्ट होता है। तो ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। आंशिक रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? जो आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है काइम, विली, रस या पेप्सिन। तो क्या कहलाता है, जो आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन होता है तो वो जो भोजन है वो कहलाता है काइम। ठीक है, क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। ठीक है, काइम कहलाता है। काइम जो है आमाशय में जो लुगदी के समान भोजन रहता है वो काइम कहलाता है। फिर आगे ये जो भोजन है कहाँ पर जाता है, ड्यूडेनम में जाता है। तो इस तरीके से प्रोसेस होती है। मैंने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। वहाँ से क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी दोनों ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो डैश के कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो यहाँ पर पूछा है कि डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो किसके कार्य को प्रतिस्थापित कर सकती है। ऑप्शन है नयन, फेफड़े यानी लंग्स,
हृदय यानी हार्ट, गुर्दा यानी किडनी। तो डायलिसिस जो है एक प्रक्रिया होती है, किसके कार्य को प्रतिस्थापित करती है? तो ये गुर्दे यानी किडनी के कार्य को प्रतिस्थापित करती है। जिनकी किडनी जो गुर्दे हैं वो प्रॉपर तरीके से यदि काम ना करें या सामान्य रूप से काम करना बंद कर दें तो उनके समर्थन हेतु डायलिसिस के प्रोसेस किया जाता है। डायलिसिस भी आपकी दो टाइप की होती हैं, एक होती है हीमोडायलिसिस, एक होती है पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, इतना डीप आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस आपको पता होना चाहिए डायलिसिस का संबंध किससे है, तो किडनी से है। तो ये क्या कार्य करती है? फिल्ट्रेशन का काम करती है। जब हमारे जो किडनी है, गुर्दे हैं, वो ठीक तरीके से प्रॉपर अपना कार्य करना बंद कर दें या प्रॉपर तरीके से कार्य ना करें। ठीक है, आगे चलते हैं। रुधिर को वाहिनियों में जमने से रोकता है। तो रुधिर को वाहिनियों में जमने से रोकता है। कौन रोकता है? हिपैरिन या नेफ्थोक्विनोन, थायरोक्सिन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ब्लड की जो वाहिनियाँ हैं उनमें वाहिनियों में, आर्टरीज में ब्लड को जमने से कौन रोकता है? तो आपने अक्सर विटामिन के का नाम सुना होगा। ठीक है, विटामिन के का ही साइंटिफिक नेम जो होता है वो नेफ्थोक्विनोन होता है। तो देखिए इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान रखना है। अब जरूरी नहीं है आपसे विटामिन सी पूछे, विटामिन डी पूछे, इनके जितने भी साइंटिफिक नेम है वो भी आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन आपके वही होंगे, थोड़ा घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। आगे चलते हैं। पसीने के साथ शरीर से क्या निकलता है? ग्लूकोज का नुकसान होता है, नमक का नुकसान होता है, केवल पानी का नुकसान होता है, चर्बी निकल जाती है। तो पसीने के साथ शरीर से क्या निकलता है? नमक का नुकसान होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है। तो देखिए किस तरीके से होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। तो पसीने में क्या होता है? पसीने में जल होता है, कुछ लवण होते हैं, यूरिया की कुछ मात्रा होती है, इसमें कुछ मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की भी होती है। ठीक है, और जो लवण हैं जिनके कारण जो पसीना है ये नमकीन होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? उत्सर्जन तंत्र का कौन सा इनमें से भाग नहीं है ये आपको बताना है। उत्सर्जन तंत्र में कौन सा अंग नहीं है उत्सर्जन तंत्र का? तो फेफड़ा, मस्तिष्क, मलाशय, त्वचा। तो कौन सा नहीं होगा? तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो होगा मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या है? उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं होता। जबकि फेफड़े क्या है? ये भी उत्सर्जन तंत्र का अंग है। मलाशय, त्वचा, क्योंकि ये कुछ ना कुछ उत्सर्जित करते हैं। तो ये हमने देखा। आगे चलते हैं। मानव में मुख्य उत्सर्जन अंग वृक्क होते हैं, यानी यदि आपसे पूछ ले कौन सा उत्सर्जित अंग होता है जो मुख्य होता है, वो किडनी होते हैं, यानी वृक्क या गुर्दे जिन्हें आप बोलते हैं वो होते हैं। लेकिन जो फेफड़े, त्वचा, प्लीहा, आहार नाल, यकृत आदि भी उत्सर्जन में सहायता करते हैं। तो ये सभी क्या हैं? जो कि उत्सर्जन में सहायता करते हैं। मुख्य कौन होता है? किडनी होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे चलते हैं। वह अंग जो रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, वह कौन सा अंग है जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है? ऑप्शन है श्वसन अंग, उत्सर्जित अंग या पाचन अंग या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? उत्सर्जित अंग होंगे, क्योंकि अभी हमने देखा जो मानव में मुख्य उत्सर्जित अंग होते हैं वृक्क यानी किडनी होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलते हैं। बोमन संपुट का आकार होता है। ऑप्शन है सैम के बीज के समान, अभ्यावतल, त्रिकोणीय, गहरे प्याले के समान। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो देखिए बोमेन संपुट, इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? गहरे प्याले के समान होता है। क्यों होता है इसके बारे में भी अभी हम देखेंगे। बोमेन संपुट होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये है नेफ्रॉन, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है ये होता है बोमेन संपुट। ठीक है, बोमेन कैप्सूल जिसे हम कहते हैं, ये बोमेन कैप्सूल की आकृति है जो देखने में कैसी होती है? गहरे प्याले के समान होती है। तो देखिए जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन जो कि
हमारे जो किडनी है उनमें स्थित होते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में एक छोटी से प्याली नुमा संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, बॉमेन संपुट कहते हैं। बॉमेन संपुट में पतली रुधिर कोशिकाओं का कोशिका गुच्छ पाया जाता है जो दो प्रकार की धमनिकाओं से बनता है। जो ग्लोमेरुलस होते हैं, ठीक है, वो स्थित होते हैं। यहाँ पर आप संरचना देख रहे होंगे, इसके अंदर जो ये बॉमेन कैप्सूल है इसके अंदर जो संरचना है कोशिका गुच्छ होता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं कोशिका गुच्छ पाया जाता है जो दो प्रकार की धमनिकाओं से यानी आर्टरीज से बनता है। कौन कौन सी? एक होती है चौड़ी अभिवाही धमनिका, ठीक है, एक होती है पतली अपवाही धमनिका। और इनका कार्य क्या होता है? जो चौड़ी अपवाही धमनिका होती हैं जो रुधिर को कोशिका गुच्छ में पहुंचाती है, यानी ब्लड को कोशिका गुच्छ में पहुंचाती हैं। और पतली अपवाही धमनिका जो कि जिसके द्वारा रक्त कोशिका गुच्छ से वापस ले जाया जाता है, यानी ब्लड को वापस ले जाती हैं और ये ब्लड को पहुंचाती हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम जाना, इतना डीप आपसे नहीं पूछेगा, बस आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर। वैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है उत्सर्जी तंत्र, जब पढ़ाऊंगी तो वहां पर हम इसको डिटेल में देख लेंगे। आगे चलते हैं। निम्न में से किस वस्तु का उत्सर्जन स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में नहीं होता है? तो यहाँ पर नहीं है पूछा है, यूरिन में नहीं होता है। किस चीज का? जो स्वस्थ व्यक्ति है, और ऐसा क्या है, कौन सा इसमें है जो कि स्वस्थ व्यक्ति के यूरिन में नहीं होता है? ऑप्शन है यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज और नमक। तो क्या नहीं होता है? ग्लूकोज नहीं होता है। जबकि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा होती है। अब यहाँ पर हमें ये जानना है कि यूरिन जो है इसका कंपोजिशन हम जान लेते हैं। यूरिन में क्या क्या पाया जाता है? मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ जाए तो आपको पता होना चाहिए। जो यूरिन है हल्के पीले रंग का जलीय तरल होता है, ठीक है। इसमें लगभग 95% जल होता है, 2.7% यूरिया होता है, 2% इसमें लवण होते हैं और 0.3% यूरिक अम्ल आदि पाए जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें यूरिक अम्ल, यूरिया, लवण, जल, ये सभी यूरिन में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यूरिन का पीला रंग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है यूरिन का पीला रंग? ऑप्शन है यूरिक अम्ल, अमोनिया, यूरेक्रोम या यूरिया। तो देखिए जो यूरिन है इसका जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। ये जो यूरिन है इसका हल्का पीला रंग उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के कारण होता है, और यूरोक्रोम जो है ये हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। बस आपको ध्यान में रखना है यूरिन का जो पीला कलर है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। आगे चलते हैं। यूरिन का पीएच मान होता है, क्योंकि आपसे पीएच भी पूछ सकता है। ऑप्शन है 6, 6.9, 5 या 8। तो कितना पीएच होता है यूरिन का? तो यूरिन का जो पीएच है वो 6 होता है, ठीक है, यानी थोड़ा एसिडिक होता है, अम्लीय होता है यानी एसिडिक होता है। पीएच मान 6 होता है यूरिन का। तो ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। बॉमेन कैप्सूल मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा है? अभी हमने बॉमेन कैप्सूल, बॉमेन संपुट के बारे में पढ़ा, तो आई होप आप सभी को आंसर समझ गए होंगे कौन सा होगा। हृदय, गुर्दा, फेफड़ा, बड़ियाँ। तो ये किसका भाग है? किडनी यानी गुर्दे का भाग होता है। आगे चलते हैं। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से क्या होता है? तो आरबीसी यदि रक्त में बढ़ जाएगा तो क्या होगा? ऑप्शन है एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया, ल्यूकेमिया या ल्यूकोपेनिया। तो क्या हो जाएगा? यदि आरबीसी की वृद्धि हो जाएगी ब्लड में, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स यदि बढ़ जाते हैं ब्लड में तो इसकी वृद्धि के कारण क्या होता है? पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। जबकि इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से एनीमिया होता है, ठीक है। अब ये ल्यूकोपेनिया, ल्यूकेमिया क्या होते हैं? तो जब WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स है यदि उसकी कमी हो जाए तो क्या होता है? ल्यूकोपेनिया होता है, और यदि वृद्धि हो जाए तो उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया, आपने ब्लड कैंसर के बारे में सुना होगा, तो वो क्या होता है? जब WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स की वृद्धि हो जाती है तो ल्यूकेमिया होता है। तो ये हमने देखा। तो रक्त में आरबीसी के बढ़ने से क्या होगा? पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है। सिस्टोलिक दाब होता है, कब होता है सिस्टोलिक प्रेशर? जब रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर निम्न होगा,
ब्लड प्रेशर सर्वाधिक होगा, रक्तदाब नहीं के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सिस्टोलिक जो प्रेशर है ये कब होता है? तो सिस्टोलिक होता है जब ब्लड प्रेशर सर्वाधिक होता है। ठीक है, ये कब होगा? जब ब्लड प्रेशर सर्वाधिक होगा। देखिए क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है, आपको पता होनी चाहिए नॉर्मल रेंज सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों की। तो सिस्टोलिक यानी 120 mmHg सिस्टोलिक होता है जो कि नॉर्मल रेंज है। डायस्टोलिक होता है 80 mmHg। ठीक है, दोनों ही आपको ध्यान में रखने हैं, सिस्टोलिक भी डायस्टोलिक भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेत्रदान में प्रदाता यानी डोनर जो होता है की आंख के निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? आपने सुना होगा आंख डोनेट करने के बारे में, तो उसमें कौन सा भाग है आंख का जो कि डोनेट किया जाता है? ऑप्शन है आइरिस, लेंस, रेटिना, कॉर्निया। तो कौन सा भाग होता है? ऑप्शन डी इसका सही होगा, यानी कॉर्निया जो है उसी को डोनेट किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लूकोमा संबंधित है। ग्लूकोमा किससे संबंधित है? ऑप्शन है डायबिटीज से, ग्लूकोज से, आंखों से, ऊर्जा से। तो देखिए जो ग्लूकोमा है ये किससे संबंधित होता है? आंखों से संबंधित होता है। जब हमने विटामिन ए के बारे में पढ़ा था, विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है, जहाँ से अक्सर आपका क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी पूछा गया है, सीक्वेंस लगाने के लिए आपसे पूछ लेता है, जीआईसी में भी पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी में भी वहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो जो कि विटामिन ए की कमी से होता है, आंखों से संबंधित है ग्लूकोमा की कंडीशन। अभी हम इनको देख लेते हैं किस तरीके से ग्लूकोमा की कंडीशन होती है। तो ये किससे संबंधित है? आंखों से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर विटामिन ए की कमी से जो डेफिशिएंसी है, उसकी कमी से जो होने वाले प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पर सीक्वेंस से दिया हुआ है, क्योंकि सीक्वेंस आपका अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर का देखेंगे वहाँ पर। तो सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि रात में नहीं दिखता, इसमें क्या होता है हल्की रोशनी में आंखों से स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता। तो सबसे जो पहली स्टेज होती है वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, दूसरा है जीरोफथलेमिया होता है। उसके बाद जो इसके आगे की स्टेज आती है जीरोफथलेमिया, जिसमें श्लेष्मिक झिल्ली सूख जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद देखा जाता है बिटॉट स्पॉट्स। इसमें क्या होता है विटामिन ए की कमी से आंखों के भीतरी भाग की झिल्ली की एपिथेलियम जो परत होती है वहां पर भूरे या सफेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। और ये धब्बे कैसे होते हैं? तिकोने आकार के होते हैं। शायद ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है कि जो धब्बे होते हैं पाइटोट स्पॉट्स में पड़ते हैं विटामिन ए की कमी से, किस आकार के होते हैं? तो तिकोने आकार के होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फोटोफोबिया हो जाता है, जब आप पर प्रकाश पड़ता है तो आंखें असहज महसूस करने लगती हैं, आंखों में दर्द होता है। तो ये क्या कहलाता है? फोटोफोबिया कहलाता है। ठीक है, जीरोसिस कंजक्टाइवा होता है। विटामिन ए की कमी से आंखों का जो भीतरी भाग है झिल्ली कंजक्टाइवा सूखी, मोटी, झुर्रीदार तथा रंगीन हो जाती है, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। फिर आता है जीरोसिस कॉर्निया। विटामिन ए की कमी से जो अश्रु ग्रंथियां होती हैं झिल्लियों में आंसुओं का निकलना बंद हो जाता है तथा कॉर्निया सूख जाती है। कॉर्निया निष्क्रिय, प्रकाशहीन तथा धुंधली हो जाती है जीरोसिस कॉर्निया के अंतर्गत। अब इसके बाद आता है कैरोटोमलेशिया। कैरोटोमलेशिया में क्या होगा? जो कॉर्निया की एपिथेलियन परत है वो टूटने लगती है, कॉर्निया जो है अपारदर्शक हो जाती है, रक्त वाहिनियों का जाल बिछ जाता है कॉर्निया पर, जिसमें यह लाल होकर सूज जाती है और कॉर्निया में घाव हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है ग्लूकोमा, जिसके बारे में हमने देखा था। ग्लूकोमा का संबंध किससे था? आंखों से था। इसी को काला मोतिया भी कहा जाता है। ठीक है, कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले काला मोतिया क्या है, ग्लूकोमा क्या है, तो ये क्या होता है कैरोटोमलेशिया के बाद की जो कंडीशन होती है जिसे ग्लूकोमा कहते हैं, इसमें आंखों की जो रोशनी है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, ग्लूकोमा में क्या होता है? आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। फिर इसके बाद कार्नियल स्कार आता है, जिसमें अस्थियां व उपास्थियों के कार्टिलेज में विनाशात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ये हमने बात की विटामिन ए डेफिशिएंसी से होने वाले जो भी डेफिशिएंसी से होने वाले रोग हैं, प्रभाव हैं, उनके बारे में। और ये क्वेश्चन था हमारा ग्लूकोमा संबंधित है आंखों से। ठीक है, तो आई होप आपको ये सभी समझ आ गए होंगे क्वेश्चन। किसी को कहीं भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी जो आपका उत्सर्जित अंग है यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, उसको मैं अच्छे से आपको करा दूंगी। वहाँ पर हम सारा कुछ देख लेंगे, किडनी
का स्ट्रक्चर सारा कुछ वहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी आपको जो भी आज क्वेश्चन मैंने दिए हैं महत्वपूर्ण हैं, आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।